की? यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। ये मनोज पता है मेरी क्लास में आता है, कभी नहीं आता, फिजिक्स में जरूर आता है वो। हेमा भी नहीं आई। एक काम करो बेटा, क्योंकि आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स ना खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो छोटा सा ही टॉपिक है हमारा, क्या नाम है, कोलिजन थ्योरी, राइट? तो इससे पहले ना एक काम करो, मुझे ना क्वेश्चंस करके दिखा दो। दिखाओगे क्या? ट्राई करना, ठीक है? ट्राई करना। वैसे तो ये इसका ना सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे रखा है साथ में, बट एक बार ना सॉल्यूशन को मत देखो, खुद से ट्राई करना, ठीक है? सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ जी बेटा। यस मैम। चलो एक बार ना ट्राई करो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? सभी ट्राई करेंगे। आपको दो रिएक्शन दे रखी है बच्चे, आपको बोल रखा है कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें जो टेम्परेचर दिया है वो 700 केल्विन दिया है। मतलब बेसिकली जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट हो रही, मतलब विदाउट कैटलिस्ट प्रोसीड करवाई गई है, और सेकेंड वाली रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करवाई गई है, राइट? तो जब वो कह रहे हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई ना, तो देखा गया कि जो रेट है ना, आई मीन जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई बाय 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट? और फिर वो बोल रहे हैं इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज, रेट बिल्कुल सेम रहा दोनों रिएक्शन के लिए, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज, आपको बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ना फटाफट से जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जो वो बताया था, फॉर्मूला बताया था, जल्दी से वो चेक करो क्या बताया था मैंने कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड वाले केस में। जल्दी करो, जल्दी चेक करो, और जिसको आता है वो ट्राई करना स्टार्ट करेगा, और मुझे बताओगे कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि आज हमारा छोटा सा ही है कोलिजन थ्योरी, शुरू होते ही खत्म है, दो चार बातें बतानी और पेपर में भी वो नहीं आता है ना? इतना 6-7 साल में एक बार आता है उसके क्वेश्चन। तो आप पहले क्वेश्चन की ट्राई करेंगे ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो, है ना? जल्दी से ट्राई करो, आंसर मत देखना, सॉल्यूशन को मत देखना, बस एक बार मुझे बताओ कैसे करोगे। सभी ट्राई करना, ठीक है? अंकित, अच्छा सलिया भी आ गई है। बच्चे जो ये तुम आते हो ना, रेगुलर रहा करो बेटा क्लास में, प्लीज ट्राई किया करो, रेगुलर रहा करो। इसके बाद मैं बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगी, है ना? उसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पे चलेंगे, ठीक है? तो पहले आज ये खत्म कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा सच्ची बताओ, केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हारी कोई इंप्रूवमेंट हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा इंप्रूव हुआ क्या तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला? यस मैम, बहुत हुआ है। चलो चलो, ओके। आज तो आलोक जी ने दर्शन दिए, वाह! कहाँ थे बेटा इतने दिन? लगाऊं चाटा? हम्म। ठीक है, अप्रोच इंप्रूव होनी चाहिए बच्चे, खुद को ही फील हो जाएगा कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे और हो जाएगी। अमन कहाँ थे बेटा इतने दिन? तुम रेगुलर नहीं रहते ना, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, पता है तुम्हें? और तुम मुझे रीजन भी नहीं बताते कि मैम क्यों नहीं आ रहे। मैं नहीं आता हूँ तो मुझे कॉल आ जाता है। हाँ, पीयूष को कॉल आ जाता है, बाकी तुम लोगों को नहीं आता है क्या? अमन और लोग कहाँ थे? बस ये बता, एक काम करना, अभी तो मत बताओ, मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बता देना, अमन और अमन एंड आलोक, ओके? चलो ये कैसे किया, कोई तो बताओ, गलत शलत सही गलत कुछ तो बताओ, बताओ बच्चा कैसे किया, सोचो। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? हाँ जी, फॉर्मूला क्या मैम, बताया था? केसी अपॉन में के यू इज इक्वल टू ई माइनस एक सेकेंड, केसी बाय के यू हाँ, आगे बोलो। इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस ई सी हाँ प्लस ई यू अपॉन में आर टी। ओके, यही था। सारे एग्री करते हो स्तुति ने जो फॉर्मूला बताया है? बोलो। यस मैम। अच्छा,
अभी देखो इन्होंने क्या बोला, इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, रेट चेंज नहीं हुआ है। बेसिकली ना यहाँ पे ना 700 केल्विन ही करो, आई थिंक ये मिसप्रिंट हुआ है पक्का, यहाँ पे 700 ही करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, रेट सेम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ के सी इज इक्वल टू के यू, बोलो। यस मैम। बोलो क्या ना, रेट सेम है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैंने ये एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था ना, इसको मैं अलग अलग करके लिखती हूँ, राइट। तो केसी क्या होगा, माइनस ईसी बाय आर टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ई यू बाय आर टी, यही होगा। और क्या करूंगी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ईसी बाय आर टी, ठीक है। ओके ओके, एक सेकेंड, टेम्परेचर अलग ही था, ठीक है, ओके ओके। आर टी वन करना पड़ेगा, EU बाय आर टी टू करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपको अलग अलग दिया हुआ है। आर तो गैस कांस्टेंट है, इसको आप हटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो बेसिकली ये आ जाएगा। अभी आपको ना इसको यूज करके आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि इसके लिए निकालना है, ठीक है। T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, ठीक है। अभी देखो कैसे करेंगे, आपको क्या दे रखा है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 30 से डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज बाय 30 का क्या मतलब है, डिक्रीज बाय 30 का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो 30 से डिक्रीज हो गई, क्या यही होगा? यस मैम। है ना, यही होगा। और जो EU है वो क्या है, अनकैटलाइज्ड के लिए, तो इसी में से ही कुछ माइनस होगा। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आंसर लिख देना है आपको, आंसर वो पुट कर देनी है, वैल्यू देखो कैसे होगी, EU माइनस 30, T1 क्या है 700, ठीक है, EU को एज इट इज रखो, T2 क्या है बच्चे 500। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या है, ओके ओके, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है आपके पास टेम्परेचर कितना है 500, 500। और अनकैटलाइज्ड की प्रेजेंस में 700। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। आपको आपको किसके लिए निकालना है, ई कैटेलाइज के लिए निकालना है, तो अनकैटलाइज के लिए निकालने के बाद इसमें पुट कर देना और देखो आंसर क्या आ रहा है, फिर मुझे बताओ, फिर मुझे बताना, है ना। जल्दी सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो जल्दी, आई एम वेटिंग, सभी करो। करो करो, यहां से मैं ये इरेज कर रही हूँ, है ना, करो। वन 105 आया मैम। अच्छा, अनकैटलाइज के लिए आया है आपका 105, राइट, ऐसे ही बोल रहे हो क्या? यस मैम, अनकैटलाइज के लिए 105 आया। तो बस आपको कैटलाइज के लिए निकालना है, तो 105 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस हाँ मैम। जी, कर लोगे? यस मैम। चलो ठीक है, आगे चलो। सुनीता भी आज बड़े दिनों बाद आई है, आज तो बड़े बड़े दिनों बाद दिख रहे हो भाई। ये वाला करो बेटा, ये नीट 2019 में आया हुआ है। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0, आपको क्या दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, रेट कांस्टेंट दे रखा है 200 केल्विन पे, इतना आपको 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट निकालना है। पहले तो मुझे ये बताओ, जब आपको दो रेट कांस्टेंट दे रखे होते हैं या दो टेम्परेचर दे रखे होते हैं या दोनों में से कुछ पूछ रखा होता है, तो कौन सी वाली आप इक्वेशन लगाते हो, बताओ। जब आपको दो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बारे में बता रखा है, तो आप लोग कौन सी इक्वेशन? log K2 by K1 is equals to A upon 2.303 R. वेरी गुड, T2 ए बाय minus T1 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, यही लगाते हो सारे, बोलो। यस मैम। यस मैम। सुनीता बच्चे आज इतनी दिनों बाद कैसे आए, कहाँ थे? ठीक है, ओके। तो आप माइनस ये होता है बच्चे वो माइनस अगर आप लगाओगे ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ध्यान रखना पॉजिटिव होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर आप बाहर माइनस लगा रहे हो तो अंदर आपको
चेंज करना पड़ेगा 1/T2 माइनस 1/T1 करके, समझ रहे हो ना, क्योंकि T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, है ना। यस ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना आपको, वरना नेगेटिव में निकाल के आओगे आंसर। तो देखो ना, K2 के लिए तो आपको निकालना है, K1 कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁶, राइट। ये कितना है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। अब 0 हो गया तो चाहे उसने टेम्परेचर कुछ भी दे रखा हो, हमें इससे मतलब ही नहीं है, तो 0 इंटू 0 0। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो, जब आप लोग को उस साइड लेके जाते हो ना बच्चे, तो क्या हो जाती है, जो भी आपकी वैल्यू होती है वो 10 की log पावर में चली K2 जाती माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁶ में आ देखो, जाएगा ना मैम, जब माइनस आप का साइन आ लोग जाएगा। जब आप लोग को हटाते हो बच्चे, तो जब लोग को दोनों साइड हटाते हो तो दूसरी साइड क्या होता है, 10 की पावर में आ जाता है, समझ रहे हो। अगर आप लोग को यहाँ लेके जाओगे तो 10 की पावर में आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है कोई भी, किसी की भी पावर 0 कितना होता है, किसी की पावर 0 1 होता है। तो K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁶। तो आंसर क्या आ गया। अमन कहाँ थे बेटा इतने दिन, सुनीता कहाँ थे तुम, बी आ जाएगा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इस वाली चीज को ध्यान रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये वाली चीज ना पता होगी तो, ठीक है। जब हम लोग को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो पावर में आ जाएगी 10 के, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, जो मैथ्स वाले होंगे उनको तो पक्का पता होगी ये बात, तुम अगर बायो वालों को नहीं पता था तो ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद है द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बताना कैटलिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी। शाबाश, ये तो सबको आता है, ठीक है। आगे चले, चलो ये वाला भी इजी है। क्या बताना है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन determined from the slope which of the following graph। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, बताओ। ये क्या है, ln k/t वर्सेस t, और ये क्या है, b वाला t/ln k वर्सेस 1/t। फर्स्ट वाला है ln k वर्सेस 1/t एंड सी ऑप्शन है ln k वर्सेस t। बताओ। मैम ए ऑप्शन। ए फॉर एप्पल, यस मैम। ठीक है। सेटिस्फाई हो, एग्री करते हो, एग्री करते हो जो बोला है अर्शिका ने, बताओ बताओ, अरे बोल दो, उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। ये बताया था ना मैंने, भूल गए क्या। यस मैम, यही है। ln के, और क्या बताया था, ये था ना। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आता ना, ऐसे लिख लिया करो, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ए बाय आर टी। ln की बात करें तो हम ln ले लेंगे, तो ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ए बाय आर टी। अब देख लो किसके बीच में है, ln के वर्सेस 1/t, तो स्लोप क्या आ जाएगा आपका, माइनस ए बाय आर आ जाएगा। तो वही पूछा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किससे निकालोगे, जब आप स्लोप, जो आपका ग्राफ होगा वो किसके वर्सेस होगा, ln के वर्सेस 1/t। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चे। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। रेट बोल रहे हैं डबल हो गया जब टेम्परेचर 20 से 35 किया। बेसिकली वो कह रहे हैं जब आपने टेम्परेचर को 20 से 35 किया तो रेट आपका डबल हो गया। तो लगा दो, सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा लगाओगे बताओ, बताओ बताओ। देखो टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी का एक ही है, आर्हेनियस वाला, है ना। जब दो टेम्परेचर की बात कर रखी हो तो आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगाते करो, लोग K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया। बताओ इतना ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, इतना Yes, ठीक है ma'am. ना, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है, जब टेम्परेचर T1 था 20 डिग्री सेल्सियस, तब तक रेट क्या था, रेट कांस्टेंट K1 था, क्योंकि मैंने कहा था टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे। तो जब टेम्परेचर 20 से 35 हुआ तो वो कह रहे हैं रेट डबल हो गया, यानी कि जो K है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ K1 हो गया। यही मतलब हुआ ना इसका, बताओ। अगर मैं इसको 1 और 2 के नाम से ले लूं, अब ठीक है,
कि पहले वाला K1 था तो दूसरे वाला डबल हो जाएगा। किसका डबल? पहले वाले का डबल। तो ये क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट कर दो, log 2 आ जाएगा। ये पहले तो ये कंफर्म करो, बताओ। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, नहीं भी दे रखी होती तो भी आपको पता होना चाहिए था। जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। टेम्परेचर को पहले आपको बच्चे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 273 और 20 कितना होगा? 293, हाँ या ना? कहाँ थे आलोक कितने दिन? ऊपर से तो जाएगा। क्यों क्लास अटेंड नहीं करते हो? हैं? ना पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। इतने इजी क्वेश्चन में कह रहे हो सब ऊपर से जा रहा है। हाँ जी, टेम्परेचर कितना होगा T1 और T2? जल्दी बताओ, केल्विन में बताओ। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया क्या यहाँ पे 2 क्यों लिखा? पहले तो ये बताओ। यस मैम। हाँ, बाकी महक, अर्चिता, पीयूष, अमन, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। चलो अब मुझे जल्दी बताओ ना, टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है ना। तुम लोग या तो रिवाइज नहीं करके आए हो लास्ट वाला, तो कितना होगा? 293 होगा। और T2 क्या होगा? 8308 होगा। यही होगा क्या? 308। चलो ठीक है, अभी कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। आपका जो बच्चे ईए का आंसर आएगा ना, एक्टिवेशन एनर्जी का, वो आएगा जूल पर मोल में। आपसे आंसर किस में पूछ रखा है? इधर देखो सब में किलो जूल पर मोल। तो आपको क्या करना है? 1000 से डिवाइड करना है उसको। 1000 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा आपका? किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, 303 कहां से निकाल के आ गए बेटा? ठीक है, हो जाएगा। ये वाला कर लोगे ना सोल्व? तुम कॉन्फिडेंट होके बोला Yes, करो ma'am. मैम कर लेंगे, Yes, इसमें ma'am. कुछ मुश्किल ही नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। देखो 2013 में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट वाला करो। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जल्दी करते हैं 5 मिनट में, फिर हम अपना वो कर देंगे कोलिजन थ्योरी, ठीक है, और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट इज डबल। देख लिया आपने, वो कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल, है ना। फिर बोल रहे हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। देखो कौन सा लगेगा फॉर्मूला? सोचो 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 सोचो, बताओ। बताओ बताओ, याद है वो वाला टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला बताया था मैंने आपको? कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला, R2 by R1 5 K2 by K1 by 10। 5 आ गया याद? आ गया याद? अगर ये भी याद Yes, नहीं था ma'am. ना, आपको कुछ नहीं करना। देखो पहले ये वाला सीख लेते हैं कैसे इसको करना है क्वेश्चन को। मैंने कहा था अगर 5 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या पुट करोगे? 2, है ना। और डेल्टा टी कितना है? चेंज इन टेम्परेचर T2 minus T1, यानी कि 100 minus 10 बच्चे 90 by 10, यानी कि 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। तो जो रेट है R2 वो कितने टाइम्स हो गया बच्चे? R1 के 512 टाइम्स। इतना रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका था अगर फॉर्मूला याद है तो। बट सपोज जैसे कि अभी आपको किसी को फॉर्मूला याद नहीं था, तो आप कुछ नहीं करना, जस्ट देखो अपना कंसेप्ट रिकॉल करो जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। मैंने कहा था कि अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज होता है तो रेट डबल हो जाता है। अभी इसने आपसे क्या पूछ रखा है? 10 से 100, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो ना 10 to 20 जाओगे तो रेट कितना हो जाएगा? डबल। 20 to 30 जाओगे तो बताओ ना। देखो 10 से 20 डबल, तो 10 से 30 जाओगे तो 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बताओ। 30 to 40 जाओगे तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। 50 पे जाओगे तो 2 की पावर 4, है ना। फिर 60 पे जाओगे, कर लोगे ऐसे 100 तक जाना, ऐसे 100 तक जाना। हाँ ठीक है, फिर 90 पे जाना, फिर अपना 100 पे जाना। बट ऐसे ऐसे करोगे ना 5-10 मिनट लगा दोगे। इससे बेटर यही होगा कि आप वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर, क्योंकि इसने टेम्परेचर बहुत ज्यादा पूछ रखा है, ठीक है। अगर मान लो आपको फिर भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही जाना है बहुत लंबा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो 10 to 100 में ना कितने वो आ रहे हैं? 10 to 100 में ना डायरेक्ट ना डिफरेंस कर दो 100 minus 10 का, तो 90 आ रहा है ना। कुछ नहीं करना, 2 की पावर 9 रख दो, खत्म कहानी।
समझ रहे हो? अगर आपको ऐसे टेम्परेचर दे रखा हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको माइनस कर देना, कुछ भी दे रखा हो, 1000 माइनस 2000 कुछ भी दे रखा हो, आपको T2 में से T1 माइनस करो, 90 आया, और क्या करना है आपको 2 की पावर में रख देना 9, 90 मत रखना, 9 रखना है, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला देखा तो 10 से कट गया ना 0, ठीक है? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मर्जी है, फॉर्मूला याद रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं ये वाली चीज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, बोलो आगे चले। ओके, ये वाला नीचे वाला तुम कर लोगे, बिल्कुल इजी है, वही है, आपको बताना है ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ये वाला देखो, इसके नीचे वाला देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को आप डिटरमाइन कर सकते हो? evaluating rate constant at 2 different temperature, evaluating velocities, evaluating rate constant at standard temperature, changing concentration of reactant। बताओ कैसे निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ जी बताओ। मैम ए। किसने बताया? अर्शिता ने। बच्चे डी कैसे करोगे श्वेता? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहाँ से आ गया एक्टिवेशन एनर्जी में बेटा? ए आएगा ना? क्या ए फॉर्मूला? आएगा मैम। इसको ना भूला करो ना। लग रहा था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला तो नहीं कर सकते हो। ओके, ये वाला करो। द रेट ऑफ रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन, ये उसका रेट लो दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? टेम्परेचर बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, या डूइंग ऑल ऑफ दिस? बताओ, सोच समझ के बताना। हाँ बताओ बेटा। बताओ बताओ। अरे रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? मैम ऑल ऑफ दीज। इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे ही फंसा देगा तुम्हें पेपर में एग्जामिनर, है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। ओके, ये वाला करो। द रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है K1 K2, K1 एंड K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शंस आर 10⁻16। आपको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। K1 दे रखा है बच्चे ये, ठीक है, और आपको K2 दे रखा है बच्चा ये 10⁻15 e⁻−1000/T, है ना। द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2, तो यानी कि एक कंडीशन तो दे दी उसने, क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने एक क्या दे दी कि K1 जो है K2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको बताना है टेम्परेचर बताना है, कैसे करोगे बताओ? दोनों को इक्वेट कर दूं क्या मैं? बताओ, 10⁻16 e⁻−2000/T, 10⁻15 e⁻−2000/T, है ना। अभी क्या होगा देखो ना ध्यान से, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 10⁻16 से 10⁻15 एक वो रह जाएगा, है ना, एक 10 रह जाएगा बस। समझ गए कैसे किया? या अगर ऐसे समझ में नहीं आया किसी को, ऐसे आपको नहीं आया समझ में, तो एक काम करो, इस 15 को ना इसमें ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, उसमें था ना इक्वल में था, उसको डिवाइड में ले गए हम, ठीक है। अब कर लो 10⁻16 - 10, ठीक है। चलो अभी क्या होगा, मैं क्या दोनों साइड ln ले लूं? क्या मैं दोनों साइड नेचुरल लोगरिथम ले लूं? क्योंकि मुझे e को हटाना पड़ेगा ना, सॉल्व कैसे करूंगी अदरवाइज, है ना। और देखो ऑप्शन में भी कहीं e नहीं दे रखा है आपको, ऑप्शन में भी कहीं आपको एक्सपोनेंशियल नहीं दे रखा, तो ln ले लो। ln 10 - 2000/T -1000/T। अब ln को log में चेंज कर लो, क्या होता है ln? 2.303 log 10, log 10 आपको पता है 1 होता है, तो बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो इसको। कितना आ जाएगा? इस -2000/T को मैं क्या ले जाऊं? हाँ वेरी गुड, महक ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2.303 1000/T, तो T क्या आ जाएगा 1000/2.303 K क्या है यहाँ पे? केल्विन है ना, रेट कांस्टेंट नहीं है, केल्विन है ये, क्योंकि आपसे टेम्परेचर पूछा है,
कर लोगे सोल? यस मैम। चलो ये वाला सेकंड वाला भी इजी है। थर्ड वाला देखो, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल रिएक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखो इसको ना थोड़ा ठीक कर लेना, ए से बी जा रही है रिएक्शन, वो कह रहे हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना ए से बी जाने के लिए वो ई है, ई ए है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपको बताना है रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, क्या नेगेटिव होगी फॉरवर्ड के, क्या फॉरवर्ड से कम होगी, क्या कम ज्यादा भी हो सकती है, या ऑलवेज डबल होगी, सोच के बताओ। फॉरवर्ड की उन्होंने दे रखी है आपको, बैकवर्ड के लिए आपको बताने की क्या होगी, या बोल दो रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, जल्दी बताओ फिर हम स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करेंगे? कोलिजन थ्योरी। ओके, जिसको उसमें आना है बायोमोलिक्यूल्स वाली क्लास में वो आ सकता है। आपकी कोई क्लास तो नहीं है ना इसके बाद? नो मैम। तो आ जाना, नो। मन करे तो आ जाना, कोई फोर्स नहीं कर रही तुम्हें, ठीक है। चल, हाँ जी बोलो जी। मैम लिंक कहाँ से मिलेगा? वही वाला, अच्छा लिंक कहाँ से मिलेगा? मैंने उसमें ग्रुप में शेयर किया हुआ था ना, मैं कर दूंगी, मुझसे ले लेना। मैं कर दूंगी, तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी, मुझे एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। आज मैं अमाइनो एसिड कराऊंगी खत्म। मैम सी लग रहा है। हाँ सी ही आएगा, क्यों आएगा बच्चा सी? देखो अभी ना, अगर इसको मैं इरेज कर दूं क्या? यस मैम। चलो यस मैम। चलो इधर देखो, देखो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको दो टाइप का बताया था, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था और एक एक्सो, यस मैम। है ना। और मैंने कहा था एक्सो के लिए तो ई फॉरवर्ड ज्यादा होता है बैकवर्ड से, यही बताया था ना? नहीं ये नहीं बताया था, उल्टा बताया था, क्योंकि हमारा ग्राफ कैसे था, ऐसा था, ऐसा था, तो बैकवर्ड वाला ज्यादा थी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से, ठीक है। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या था बच्चे? एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड वाली ज्यादा थी, क्योंकि ग्राफ जो आ रहा था हमारा बेसिकली ऐसे आ रहा था, है ना, तो फॉरवर्ड ज्यादा थी बैकवर्ड से। लेकिन इन्होंने हमें मेंशन नहीं कर रखा कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो हम कैसे बताएंगे कि रिवर्स वाली ज्यादा है या कम है? तो आप लोगों को जब कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो आपको लगा के आना है सी वाला सबसे अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन रहेगा, कि एक्टिवेशन एनर्जी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। समझ गए? अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करके देते एक्सो या एंडो, फिर आप बता सकते थे कि कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, ठीक है। बोलो, क्लियर है? यस मैम। चलो अभी आओ हमारे कोलिजन थ्योरी पे। देखो कोलिजन थ्योरी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलिजन थ्योरी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि इजी है, और अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें मार्क्स नहीं अपने कटवा के आने हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, कोलिजन थ्योरी पढ़ क्यों रहे। देखो अभी तक मैंने आपको आर्हेनियस, जब मैं स्टार्टिंग में आपकी क्लास ले रही तो मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती आई हूँ कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बेसिकली रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यही मैं स्टार्टिंग से बता के आई हूँ। फिर हमने इसकी दो चीजें देखी, एक तो ये देखी कि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करते हो तो रेट जो है वो डबल होता था, एक तो ये वाली चीज देखी थी, है ना, ये रिलेशन देखा था। और एक मैंने रिलेशन बताया आपको थ्रू आर्हेनियस इक्वेशन, कौन से वाला, k इज इक्वल टू a raised to power माइनस e by RT, है ना। तो हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट बढ़ने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इतना क्लियर हुआ सबका अभी तक? बताओ। यस मैम। है ना। Yes, ma'am. तो अभी हमें ये देखना है क्या कोई और भी फैक्टर है क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, सिर्फ हम ऐसे ही देख के बोल देंगे कि भैया चलो टेम्परेचर बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, है ना। कितना रेट हुआ बेसिकली, क्या इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर है? यस, इसके अलावा भी और चीजें जो है इफेक्ट करती है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये सब बात किसने बताई थी? कोलिजन थ्योरी ने बताई थी। किसने बताई थी? कोलिजन थ्योरी ने बताई थी। हालांकि आर्हेनियस से काफी बेटर तरीके से जो है कोलिजन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था इस चीज को, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किससे आते हैं ज्यादा? आर्हेनियस इक्वेशन से आते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है बच्चे कि जो अपना कोलिजन था, कोलिजन थ्योरी थी, उसने क्या क्या एजम्पशन दी, क्योंकि थ्योरी आती है तो भैया फिर पोस्टुलेट भी आते हैं, या आप बोल
सकते हैं, एजम्पशन भी आती है। तो फर्स्ट जो एजम्पशन थी ना वो ये थी कि कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कैसे बनता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो वो कह रहे हैं जो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना वो हार्ड स्फीयर है। वो उसने ऐसे बोला, मतलब उसने कंसिडर किया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर, पहली चीज। ओके, दूसरा उसने बताया कि नंबर ऑफ इफेक्टिव, ध्यान से पढ़ लो, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी उसने ना इफेक्टिव में बहुत डिफरेंस है, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। जब मैं ये दोनों बातें बोलती हूँ दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप सुनना ध्यान से कि मैं इफेक्टिव कोलिजन बोल रही हूँ या नंबर ऑफ कोलिजन बोल रही हूँ, है ना। एक दो चीजें होती हैं बच्चे, या तो बहुत सारे आपस में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बना दे, तो इट मींस जितने भी उनके बीच में सारे के सारे कोलिजन हुए वो सारे के सारे इफेक्टिव हैं। जैसे सपोज 100 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट किए और 100 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके भैया प्रोडक्ट बना दिए, मतलब 100 के 100 मॉलिक्यूल्स भैया भिड़ गए आपस में, है ना। सारे के सारे कोलिजन मतलब कैसे रहे होंगे, फिर इफेक्टिव रहे होंगे, तभी तो प्रोडक्ट मिल गया। या हो सकता है 100 में से सिर्फ 30 मॉलिक्यूल ही ऐसे थे जो प्रोडक्ट बना पाए। समझे इस दो बात को, या तो सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना ले, या 100 में से मैंने बोल दिया अपनी तरफ से नंबर दे दे कि 30 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बना पाए। दोनों में डिफरेंस है। तो जो ये मैंने फर्स्ट वाला केस बताया है बच्चे कि 100 के 100 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वैसा नहीं होता एक्चुअल में, है ना। 100 के 100 मॉलिक्यूल नहीं रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बच्चे हम इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। यानी कि 100 में से 30 ही ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन करके क्या बना रहे हैं बेटा, बताओ क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कोलिजन थ्योरी ने ना 3 बातें बोली कि अगर आपको प्रोडक्ट बताना है, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, मॉलिक्यूल का भैया कोलाइड करना बहुत जरूरी है। कोलिजन ही नहीं होगा जब दो चीजें आपस में टक्कर ही नहीं मारेंगी तो तीसरी चीज कैसे बनेगी, है ना। तो पहला तो ये पॉइंट था। सेकंड कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगी। तीसरा उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अभी नहीं बता रही बच्चे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहाँ पहुंच गए तुम, अभी आलोक तुम बहुत आगे चलते हो, है ना, और जब क्वेश्चन करवाती है नहीं बताते हो। डेली आया करो बेटा क्लास में, है ना। चलो अभी ना इसको समझते हैं। देखो अपने अपने ना 2 कार आ रही हैं, एक तो ये कार आ रही है, एक ये जा रही है और ये सामने से आ रही है ना। अभी ना हमें इस कार की टक्कर करवानी है, बहुत भयंकर तरीके से टक्कर करवानी है। देखो अब इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जो कार आ रही है ना वो ऐसे हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि कोलिजन हुआ है उनका। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ऐसा नहीं है कि आई ऐसे साइड से निकल गए फिर काहे का कोलिजन, वो कोलिजन नहीं है। तो फर्स्ट चीज, फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, ठीक है। मतलब कार को मॉलिक्यूल आप मान सकते हो, राइट। अभी तो मान लो एक कार सामने से आ रही है, दूसरी कार सामने से आ रही है, और ये बेचारी जो आ रही है ना बहुत कम स्पीड है इसकी। सपोज मान लो कितने की स्पीड पे आ रही है, 70 की स्पीड पे आ रही है, 70-80 की स्पीड पे आ रही है। और जब 70-80 की स्पीड पे आएगी बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेगी, किसी को कुछ नहीं लगेगा, किसी को कोई चोट नहीं आने वाली, क्योंकि स्पीड ही कम थी। सिर्फ उसकी गाड़ी को लगेगा, उस बंदे को कुछ नहीं होगा जो गाड़ी में बैठा है। अगर मान लो वो आता है 180 की स्पीड पे आता है, एकदम धड़ाम से कोलिजन होता है, फिर तो गए दोनों, फिर तो पता ही नहीं दोनों कहाँ उड़ गए, अता पता नहीं है। यानी कि पहली कंडीशन क्या है बच्चे, मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड। दूसरा विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं स्पीड को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बोलूं तो समझ में आ रहा है तुम्हें, है ना। तीसरी वाली बात क्या है, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब ऐसा नहीं है कि आ तो वो 180 की स्पीड पे रही है लेकिन ऐसे एक बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऐसे निकल गई है, फिर भी कोलिजन नहीं होगा। तो ध्यान रखना प्रॉपर ओरिएंटेशन रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है रिएक्टेंट से तो ये 3 चीजें जो है चाहिए होंगी मॉलिक्यूल को, ठीक है। और ध्यान रखना कभी भी सारे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ही जो कोलिजन होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है 2 मॉलिक्यूल टकराए और बन गया प्रोडक्ट, अरे उनके पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए,
है ना, एनर्जी भी तो होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। किसी के पास एनर्जी है नहीं, ऐसे मजे से टकराए जा रहे हो, फिर किस लिए प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अभी ना इसी चीज को हम आगे लेके डिस्कस करते हैं। इतना समझ में आया सबको? पहले तो ये बताओ। यस मैम। चलो अभी ना एक चीज लिखो स्टार लगा के, रेट ऑफ रिएक्शन। अरे बहुत इजी है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, फ्री के नंबर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। पहले ये लाइन लिखो, फिर मैं समझाती हूँ कि ये क्या चीज है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज होगा तो रेट डबल होगा। अब हम नई चीज देख रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट आपका सीबीएसई में पूछा अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन कि ये आपको लिख के दे रही है और पूछा है कि इसका मतलब क्या है। तो पहले तो ना इसका मतलब लिख लो है क्या, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन बन के आएगा इसका। तो लिखो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ इफेक्टिव कोलिजन। और आप लिख सकते हो और क्या, किस तरीके से बोल सकते हो, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और ध्यान रखना, कोलिजन थ्योरी ने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक ही बात बोली है। वैसे तो हम आरएनएस में देख के आए थे, दोनों चीजें अलग है, लेकिन कोलिजन थ्योरी ने क्या किया, कंसीडर ही एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कर लिया। अगर कहीं पे आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिखे हुए मिले तो कंफ्यूज मत होना। अब आप कहोगे मैम ये आपने कैसे बता दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आपने कैसे, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो बच्चे हमें जानना भी नहीं है। एक्चुअली ना ये बात किसने बताई थी, बोल्ट्जमैन ने बताई थी। किसने बताई थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ठीक है, अभी ना हम उसका एक डायग्राम, उसका एक ग्राफ देते हैं जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल, लिख सकते हो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आप ऊपर लिखना है इसको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसने बताई थी ये वाली बात, उसने दिया था ये पूरा 2-3 पेजों की डेरिवेशन करने के बाद उसने बताया था कि भैया रेट ऑफ फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी के। ठीक है, कैसे आया हमें उस पर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हो बच्चे, वाई एक्सिस पे होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ होती है आपकी एनर्जी। आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ क्या देखने को मिला बच्चे, मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये मिला ग्राफ, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ, बहुत ही अजीब सा बनाया है, बस समझना इसको मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, चलो ये ग्राफ आ गया। चलो अभी मेरी बात समझो, सपोज ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, आपको याद है मैंने आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालोगे। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 70 आए, है ना, ऐसी आप परसेंटेज निकालते हो, ऐसी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। याद है सबको, याद है? तो इसको कैसे लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ टोटल नंबर। वेरी गुड, याद है तुम सबको, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल में से कितने इफेक्टिव हुए। ठीक है, चलो अभी देखना क्या बता रही हूँ। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या बोला, उसने एक ग्राफ दे दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी के बीच में, राइट। तो यहाँ से ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं बच्चे, सपोज यहाँ पे एनर्जी है तुम्हारी, सपोज 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे है 60, 70, 80, मतलब एनर्जी बढ़ रही है एक्स एक्सिस पे, है ना, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं बोलूं जो ये आपको पीक दिख रही है, पीक, इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। जो आपको ये पीक दिख रही है ग्राफ की, इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो कितनी है, 60 है। जैसे मान लो सपोज तुम्हारे पास टोटल मॉलिक्यूल है 500, सपोज 500 है टोटल, है ना, जिसमें से 450 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी है 60। क्या ये बात मैंने सही बोली है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है,
ये क्या दिखा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और इसी पर ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 60 है। क्या ये चीज समझे? 500 मॉलिक्यूल है सपोज, जिसमें से 450, यानी कि जिसमें से मतलब मैं फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, 450 की एनर्जी है 60। बोल सकती हूँ मैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. चलो, अभी मैंने क्या बोला, कोलिजन कौन करेगा, जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। यानी कि आपको कुछ तो एनर्जी चाहिए, यानी कि इतना, जो ग्राफ में अगर आप देखोगे तो मैक्सवेल ने इसको बोल रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी तो चाहिए भैया मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए। यानी कि 70 के बाद जो भी ये शेडिड एरिया मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है ये एरिया आपको, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन, और यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन ई। जैसे मान लो तुम कह रहे हो 160 की स्पीड पे कार आ रही है, 160 की स्पीड में तो भैया टक्कर होनी ही होनी, अगर 180 पे भी आओगे तब भी टक्कर होगी। लेकिन अगर 100, मैंने कंडीशन दे दी आपको कि 160 पे टक्कर होगी, है ना, तो यानी कि अगर 160 स्पीड से थोड़ी सी भी कम होगी, इवन 158 भी होगी तो टक्कर नहीं होगी, अगर 170 होगी तो टक्कर हो जाएगी। तो यही तो बोल रही हूँ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए उतनी या उससे ज्यादा भी मिल जाए तब भी जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे बच्चा, बोलो, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो जो ये बाकी है, ये इनका क्या करें फिर, ये क्या है, ये प्रोडक्ट में ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे, ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है। तो यानी कि आपको क्या दिखा, 500 में से 450 तो भैया जिनकी एनर्जी 60 थी, लेकिन ये कोलिजन नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है इनका, बस ऐसे ही मस्त मजे से टकरा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन 50 ऐसे हैं जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। तो ये एरिया समझ लो 50 वाला है, और ये जो बड़े वाला एरिया वो क्या है तुम्हारा, 450 वाला। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चा, बताओ। No doubt, ma'am. क्लियर हो गया? यस मैम। चलो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मान लो अगर मैं थोड़ा इसको ग्राफ को थोड़ा और ऐसे दिखाऊं, एक मिनट, देख, ये ऐसे है ना, अभी मान लो ये टेम्परेचर है T, अगर सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी ये ग्राफ क्या करेगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से हमें वैसे ही पता है रेट बढ़ता है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी देखो ना, जिनके पास एक्टिव वो भी बढ़ जाएंगे। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए तो रेट भी बढ़ेगा। समझ गए इस बात को? बताओ, कर दिया ना हमने जो पहले पढ़ के आए थे, ऐसा बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलो, तो ये मैंने लिखा हुआ है बच्चे, इधर देखो, जो पीक ऑफ कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय, इधर देखो, पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हालांकि इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बहुत सारे, मान लो 500 है तो 450 ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर ही काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, और ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अमन है, सौरभ गया, है ना, सौरभ गया, पीयूष नो गया। मैम। अच्छा, कहाँ हो? यस मैम। मुझे तो नहीं दिख रहा, सौरभ कहाँ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। देखना, देखा नहीं मैंने, पीयूष गया, मनोज गया, सारे गए, है ना, बस 2 मिनट के लिए आए थे लोग। चलो, उसके बाद ना एक बार हम दोबारा से वही लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ध्यान रखना ये क्या था, है ना। चलो, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊंगी, कोई कांस्टेंट लगाऊंगी, तो यहाँ पे क्या आता है, ये क्या है बच्चे, ए बी क्या मतलब है, क्योंकि मैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात कर रही हूँ, और आपके सिलेबस में भी क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, जेड ए बी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब लिखो ये क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, लिखो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ
इफेक्टिव कोलिजन occur per unit volume per second। ठीक है, ये है क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्या? अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी तो सही, बताओ ना। जितने ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना बच्चे कोलाइड करने Yes, की, ma'am. है ना? तो इस चीज को भी ध्यान रखो, ठीक है। चलो ओके, हाँ ठीक है। अभी ना आपकी बुक में क्या बोला गया है, थोड़ा सा ही रह गया, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो आपकी बुक में ना क्या बोला हुआ है, ये मैंने आपको लिख के बता दिया है ना, ये हमने इतना ऑलरेडी कर दिया। अभी मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, अभी मैं ये बोल रही हूँ कि एक कार यहाँ से आ रही है, एक कार सामने से आ रही है, तो मैं ये बोल रही हूँ आप जा तो 160 की स्पीड पे रहो, है ना। अगर मैं मान लो देख रही हूँ दोनों कारों को, तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो बंदा है ना वो इतनी तेज भगा रहा है ना कार, तो ये पक्का टकराएगी, मतलब चांसेस ज्यादा है टकराने के। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो बेसिकली मॉलिक्यूल के टकराने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे क्या किया, एक नया फैक्टर इन्वॉल्व किया, पी। क्या इन्वॉल्व किया? पी। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि मैं कह रही हूँ कि 160 की स्पीड पे जा रहे हो, लेकिन क्या 100% प्रोबेबिलिटी है वो टकराएगा? कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे एक फैक्टर इंक्लूड किया हुआ है आपकी बुक में, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। वो नहीं करना, ये पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी। अगर नहीं भी याद रहा ना तो चलेगा, पेपर में नहीं पूछा जाता। आपको पेपर में क्या याद रखना है, बस एक तो ये याद रखना है कि e raised to power minus EA/RT क्या होता है, और क्या ध्यान रखना है कि जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव कोलिजन होता है, ये ध्यान रखना है। और ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ध्यान रखना है, बाकी सब भूल जाना, बाकी सब बेशक भूल जाना, ठीक है। चलो अभी ना हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की। देखो बेटा, ओरिएंटेशन ना दो टाइप का होता है। मैं ना इसमें बहुत मस्त सा एग्जांपल बताती हूँ ताकि हमेशा तुम्हें याद रहे, अगर तुम्हें किसी को एक्सप्लेन भी करना है ना ओरिएंटेशन को तो कर सको। देखो दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं बच्चे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, है ना, यही होता है। चलो अगर मैं मान लो एक रिएक्शन लिखती हूँ, ये वाली सपोज, ये कोई बताएगा कैसी रिएक्शन है? ये कोई रिएक्शन बताएगा कि कैसी है? SN2 है, बताओ SN2 है। न्यूक्लियोफाइल जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो? Yes, ma'am. चलो Yes, नहीं ma'am. समझ रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा। देखो बच्चे, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। अगर मैं आपको बताऊं तो SN2 रिएक्शन, अभी आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ोगे तब आप ये देखोगे, SN2 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर, है ना, सेकेंड ऑर्डर की होती है बेसिकली, वो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, उसकी तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अभी देखो बेटा, ध्यान से देखना, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, OH के पास भी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। तो अगर ये बंदा आगे से गया, जैसे देखो ये है मेरे पास, इसके पास लोन पेयर है, और जो आ रहा है इसके पास भी लोन पेयर है, अगर तो ये आगे से गया अटैक करने, तो लोन पेयर में क्या होगी? क्या होगी? रिपल्शन। तो लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से बच्चे क्या होगी? रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, और ऐसे होती भी नहीं है। SN2 ऐसे नहीं होती है, तो कैसे होती है? तो जब इसको दिख रहा है कि भैया मेरे को सामने से रिपल्शन मिल रही है, तो क्यों जाएगा वो पीछे से जाएगा अटैक करने। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। ऐसे नहीं अपनी कभी मर्जी से भिड़ जाओगे जाके, नहीं, देखो तो सही, आगे दुश्मन तो नहीं खड़े तुम्हारे, है ना। अगर आगे दुश्मन से खड़े हैं तो दूसरी वाली गली से निकलोगे ना तुम लोग, है ना। तो ऐसे ही क्या करता है, इसको जब दिख रहा है रिपल्शन मिल रही है तो ये पीछे से जाता है, और पीछे से जाता है तो SN2 रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। और अगर आप वो चैप्टर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने देखा होगा SN2 रिएक्शन जो होती है इन्वर्जन इन नेचर होती है। इन्वर्जन का मतलब बैक साइड से आता है, बैक साइड से आता है ना। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, याद रहेगा। Yes. किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अभी बस हमारा खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट, ये लगा लो 99% खत्म, बस एक बात रहेगी बतानी। ये ध्यान रखना बेटा,
अभी ये वैसे मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर इज नॉट ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बट ड्यू टू इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से आप ये नहीं बोलोगे रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे कोलिजन हो रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या जरूरी है? विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। या हो गया? बताओ, है ना। Yes, ma'am. और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जो काइनेटिक एनर्जी है या तो एक्टिवेशन एनर्जी Yes, के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब तो आपके मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलो चलो जल्दी से ना ये वाला क्वेश्चन करो, फिर बस आपका खत्म हो गया, अब क्वेश्चन रह गए, बस जल्दी से करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है ना। कितने क्वेश्चन है भाई? 4 क्वेश्चन है, फटाक से करते हैं, है ना। शुरू हो जाओ। क्या दे रखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्स से वाई जा रहा है, हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलोजूल पर मोल, है ना। आपको बोल रखा है एनर्जी चेंज डेल्टा ई आपको दे रखा है, आपको रिवर्स रिएक्शन के लिए निकालना है। आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 50 आएगा, ठीक है। अब मुझे जल्दी बता दो कैसे आएगा 50। आपको क्या दे रखा है? एक्स से वाई जा रहा है, यानी कि ई ए फॉरवर्ड दे रखा है। पहले तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डेल्टा ई कितना दे रखा है बच्चे? Yes, ma'am, आई। किलो जूल पर मोल। और अगर याद हो, एक बार पेज टर्न करके देखो अपने नोट्स के, मैंने लिखवाया था कि चेंज इन एनर्जी क्या होता है? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, है ना। ये कितना दे रखा है? 30, ये कितना दे रखा है? -20, और ये आपको निकालना ही है, तो कितना आ जाएगा? 50। बस खत्म। कितना सिंपल था ना, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। ओके, अब इन्होंने पर मोल की बात, अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ, हो गया क्या क्लियर? Yes, Yes, ma'am. आप ma'am. किलो जूल पर मोल कर लेना, ठीक है। आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन करो। आपको ईए दे रखा है, ये भी बहुत इजी है। आपको ईए दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 700 केल्विन हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म इज e raised to power -x, द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत इजी है, देखो बताना, तुम्हें बताना है। क्या दे रखा है? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म इज इतना, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? जल्दी बताओ। अगर बता दे तो मतलब समझूंगी कि सारा लेक्चर तुमने ध्यान से देखा। बताओ, ये क्या दे रखा है बेटा? ये वाली चीज, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये नहीं दे रखा क्या? e raised to power -EA/RT, Yes, ma'am. है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है? e raised to power -x, और x निकालना, निकाल दो, सब कुछ दे रखा है आपको। ये कितना है? 80.9 किलो जूल। इसको जूल में कर लो, क्योंकि आपको r की वैल्यू किस में दे रखी है? जूल में, है ना। तो कर लो इसको जूल में चेंज, जूल पर मोल। r कितना है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर देखना कितना है? 700 केल्विन। बस कर लो इसको, कैंसिल कर दो सारी यूनिट, बस आ जाएगा आंसर। 8 × 10³ डिवाइड बाय, इसको 8.3 लिख लो, सॉरी 80 है क्या, इसको 81 लिख लो, इंटू 700 निकाल लेना, 14 के आसपास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, बोलो ना, देख लो आराम से, देख लो Yes, जी। ma'am. चलो देख लिया, चलो अमन बच्चे रेगुलर रहोगे नेक्स्ट टाइम से। इधर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैन एक्सप्रेस इन दिस एंड दिस। आपको बोला है कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ई है, वो क्या शो कर रही है? बेसिकली ई यहाँ पे क्या दिखा रहा है? जल्दी जल्दी देखो, ऑप्शन को रीड करो। द एनर्जी अबाव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल डज विल नॉट रिएक्ट, the total energy of reacting molecules at a temperature T, या the fraction of molecule with energy greater than activation energy of the reaction। सोच समझ के बोलना। E A पूछ रखा है आपसे, बताओ। बताओ ना। ए। ए किसने? अर्शिता ने बताया।
A. ए बिल्कुल सही। अर्शिता कैन यू एक्सप्लेन बच्चे? सही बताया अर्शिता। मैम ये से जब एनर्जी ज्यादा होगी तब इफेक्टिव कोलिजन होगा। ओके 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 अर्शिता, आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बेटा, मैं भी समझ बैठी कि ठीक बताया है। देखो, द एनर्जी अबाउ विच, ये तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, उसके बराबर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, बेसिकली कोलिजन करके जो है प्रोडक्ट मैम बनाएंगे। D होना चाहिए ना? लेकिन कौन सा कोलिजन? इफेक्टिव। Yes, ma'am. आप भी बोलो कि सारे के सारे नहीं, सारे के सारे नहीं, सिर्फ इफेक्टिव वाले। तो इसका मैम आंसर D होगा होना बच्चे चाहिए। कि अगर EA से कम होगा तो ना तो भैया इफेक्टिव वाले रिएक्ट करेंगे और ना ही पूरे सारे के सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कोई रिएक्ट नहीं करेगा अगर एक्टिवेशन जो एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी। अगर उससे ज्यादा होगी तो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन वाले ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। अगर इस क्वेश्चन में पूछ रखा होता कि e⁻⁻ क्या दिखा रहा है, तो आप डी ऑप्शन को मार्क करते, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, Okay, ma'am. चलो इसको करो। ये तो अभी करवाया मैंने तुम्हें, अभी करवाया है। द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन डबल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस टू 27 to 37, ये तो कर लोगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ना, Yes, ma'am. Yes, कुछ ma'am. नहीं करना इसमें। तो आपको दे रखा है डबल हो गया, डबल का मतलब क्या हुआ, log 2। ये आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, आर की वैल्यू ये पुट करोगे। और ध्यान रखना बच्चे, इनकी वैल्यू याद रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ये काफी जगह पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू याद ही रख लो। 2.3 इंटू 8.134 की वैल्यू होती है 19 के आसपास, तो इसको 19 ही पुट करा करो डायरेक्ट, है ना। 1/T1 कितना आएगा, 300 माइनस 1/310। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 54 के आसपास। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो ये आ जाएगी। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, 1000 से डिवाइड करके उसको किलो जूल में चेंज कर लेना, ये ध्यान रखना इस चीज का, है ना। क्योंकि कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, फंसा देता है। आप लोग 8.314 को या तो किलो जूल में ही कन्वर्ट कर लो या सारा आंसर निकाल के उसको 1000 से डिवाइड कर लेना। एक बार देख लेना आंसर किस टर्म्स में पूछ रखा है आपको। जूल में पूछ रखा है तो छोड़ देना, अगर किलो जूल में पूछ रखा है तो फिर उसको 1000 से डिवाइड कर देना। ये वाला क्वेश्चन करो, बस लास्ट है। आपको log k दे रखा है, log k इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस EA/2.303 r into 1/t। When a graph is plotted between log k versus 1/t, a straight line with the slope आपको ऑलरेडी दे रखा है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है क्या log की टर्म्स में? क्योंकि log की टर्म्स में दे रखा है ना हमें, है ना, बोलो ना, Yes, ma'am. बोलो। तो ये क्या है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, log के, यानी कि ये y हो गया, ये x हो गया, तो ये क्या हो गया, सारा स्लोप हो गया। और स्लोप की वैल्यू दे रखी है आपको, स्लोप की वैल्यू दे रखी है आपको -6670 केल्विन। तो माइनस से तो माइनस हट गया, तो निकाल लो ये क्या होगा, 6670 इंटू 2.303, और आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है 8.314। बस कैलकुलेट कर लो, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। बताओ, क्लियर है? समझ में आया कैसे हुआ इक्वेशन? तो इसलिए मैंने बोला था कि आरएनएस इक्वेशन के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से ही क्वेश्चन बन के आता है हर साल। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ बेटा। हमारा जो है केमिकल काइनेटिक्स आज खत्म हो चुका है फाइनली। अब इसके बाद जब भी हम मिलेंगे, अच्छा तुम्हें पता है ना कल और परसों का ऑफ है, बता दिया यस सर ने? यस मैम। ओके,